शॉशैंक रिडेम्पशन एक ऐसी मूवी थी जिसकी स्टोरी लाइन और मूवी के कैदियों की बुद्धिमत्ता ने काफ़ी इम्प्रेस करा। शॉशैंक रिडेम्पशन से ही इंस्पायर्ड मूवी है पेपिलन, जो कि 2017 में रिलीज़ हुई और इसकी IMDb रेटिंग 7.2 है, जो कि इस मूवी के हिसाब से काफ़ी कम है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉलीवुड इन हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं पेपिलन मूवी के बारे में, जो कि एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है पेपिलन नाम के इंसान की, जो कि किसी भी तिजोरी को खोलने में माहिर होता है और ये पर्शियन अंडरवर्ल्ड का सदस्य होता है। इस मूवी में हम ये देखते हैं कि पेपिलियन एक क्रिमिनल है, पर उसे सज़ा मिलती है जो गुनाह उसने किया ही नहीं, और कैसे वो सज़ा उसकी ज़िंदगी बदल देती है। मूवी के सस्पेंस और कैदियों के कभी भी हिम्मत ना हारने वाले स्वभाव को पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पेपिलियन एक तिजोरी से हीरे चुराता है, जिन्हें कि वो जाके अपने बॉस को दे देता है। ये सब 1931 में पेरिस में हो रहा होता है। उसके बॉस के ऑफिस में एक बंदी बनाया हुआ उन्हीं का गैंग मेंबर होता है, जिसने की गद्दारी करी हुई होती है। इस सब के बावजूद भी पेपिलियन डरता नहीं है और वो अपने पास कुछ हीरे बचा लेता है। पेपिलियन की एक गर्लफ्रेंड भी होती है। वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड उससे शादी करके हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहती है, पर इस पे पेपिलियन उससे 6 महीनों का टाइम मांगता है, ताकि वो इतने कुछ पैसे और इकट्ठे करके उनके लिए घर खरीद सके। वो लोग रात एक साथ बिताते हैं और सुबह होते ही पुलिस आके पेपिलियन को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल जिस आदमी को बंदी बना के पेपिलियन का बॉस टॉर्चर कर रहा होता है, वो मर गया था, और एक गवाह पेपिलियन का नाम लेता है क्योंकि उसने रात को पेपिलियन को अपने बॉस के ऑफिस में देखा था। हालांकि पेपिलियन की गर्लफ्रेंड पुलिस को खूब समझाती है कि वो पूरी रात उसके साथ था, पर पुलिस कुछ ना सुनते हुए पेपिलियन को अरेस्ट करके ले जाती है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड उसे जेल में मिलने के लिए आती है और वो पेपिलियन को मिली आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद से काफ़ी हताश होती है। पेपिलियन भी उसे बहुत प्यार करता है। वो कहता है कि जेल से भागना ही यहाँ से निकलने का आखिरी तरीका है, पर वो श्योर नहीं होता कि इसमें कितना टाइम लगेगा। इसीलिए वो अपने दिल के करीबी गर्लफ्रेंड को नया बॉयफ्रेंड बना के लाइफ में आगे बढ़ जाने को कहता है। उसी जेल में जुलोट नाम का कैदी भी होता है, जो कि पेपिलियन से पूछता है, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? वो बताता है कि यहाँ से निकलने के लिए तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, पर पेपिलियन के पास जेल में फूटी कौड़ी भी नहीं होती है। जुलोट पेपिलियन को जेल में लुई डेगा नाम का मिलियनेयर दिखाता है, जो कि नकली नोट छापने के जुर्म में इन जानवरों के बीच कैद होता है, और उसके पास जेल में भी काफ़ी सारे पैसे होते हैं। अगले ही दिन इन सभी कैदियों को पानी के जहाज से फ्रेंच गुयाना के डेविल आइलैंड पे भेजने के लिए उस बड़े से जहाज में बैठाया जाता है। अब जहाज में पेपिलियन डेगा के पास जाके उसे ऑफर देता है कि इस जहाज में सभी को पता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं और सभी तुम्हें मार के लूटना चाहते हैं। मैं तुम्हारी इन सभी से रक्षा करूंगा और बदले में मुझे यहाँ से निकलने में जितने भी पैसे लगेंगे वो तुम्हें पे करने होंगे। पर इस पे डेगा कहता है कि किसी अनजान पे भरोसा करने से अच्छा है मैं गार्ड को ही पे कर दूं। उसी रात को जब डेगा सो रहा था, तो एक बड़ा खोखार कैदी आके डेगा के साथ सो रहे दूसरे कैदी को कुछ पैसों के लिए नींद में ही मार देता है। ये देख डेगा काफ़ी डर जाता है और वो समझ गया है कि यहाँ पे कैदी चंद पैसों के लिए भी मुझे मार सकते हैं। बाद में गार्ड्स आके उस मरे हुए व्यक्ति की डेड बॉडी ले जाते हैं। अगली ही सुबह डेगा पेपिलियन के पास जाके कहता है कि तुम्हें जेल से भागने में जितने भी पैसे लगेंगे वो मैं दे दूंगा, तुम सिर्फ मुझे जेल में इन जानवर जैसे कैदियों से प्रोटेक्ट करो। पेपिलियन डेगा से पूछता है कि क्या तुम भी मेरे साथ नहीं भागोगे? तो इस पे डेगा उसे बताता है कि उसकी बीवी क्रिसमस से पहले ही बेल का अरेंजमेंट करके मुझे यहाँ से बाहर निकाल लेगी। रात होते ही वही बड़ा सा कैदी डेगा को भी मारकर उसके पैसे लूटने के लिए जैसे ही उसके पास आता है कि तभी पेपिलियन उस बड़े से कैदी पे हमला कर देता है और वो उसे बुरी तरह मारता है। लड़ाई को देख गार्ड्स वहाँ पहुँच जाते हैं और पेपिलियन के जख्मी हाथ देख पहचान लेते हैं कि उसी ने बड़े से लुटेरे कैदी को अधमरा कर दिया है। गार्ड्स पेपिलियन को सजा के लिए ले जाते हैं। अब अगली सुबह वो लोग डेविल्स आइलैंड पहुंच जाते हैं और जुलोट नाम का कैदी, जिसने कि पेपिलियन को मिलियनेयर डेगा के बारे में बताया था, वो खुद अपने घुटने को काट के उस पर जख्म देकर ऊपर से कूद जाता है ताकि गार्ड्स उसे हॉस्पिटल ले जाएं और वहाँ से भाग सके। और उसके ऊपर से कूदने पे पैर के जख्म देख गार्ड्स उसे हॉस्पिटल ले भी जाते हैं। वहीं इस आइलैंड पे जितने भी कैदी आए हुए हैं, वार्डन सभी से बोलता है कि तुम्हारे मन में फ़िलहाल एक ही बात चल रही होगी कि यहाँ से कैसे भागे, और जिसे आजमाने के लिए तुम बिल्कुल फ्री हो।
वो बताता है कि पहली बार भागने का ट्राई करने में तुम्हें 2 साल और अगर दूसरी बार फिर से ट्राई करा तो 5 साल एकांतवास में कैद करा जाएगा और अगर तुम्हें पकड़ते वक्त अगर किसी गार्ड की जान गई तो तुम्हें भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। पर अगर फिर भी तुम इन सभी से बच गए तो इस टापू की झाड़ियों में खाने को कुछ नहीं मिलेगा और भूख से मर जाओगे। अगर समुद्र में उतरे तो वहाँ भूखी शार्क्स तुम्हें कच्चे को चबा खाएंगी। जेल में पेपिलियन और डेगा की कड़ी मेहनत वाले काम में ड्यूटी लगाई जाती है और इस काम में एक बार जब वो दोनों पत्थरों से भरी ट्रॉली ले जा रहे होते हैं तो डेगा से उसके पैसे गुम हो जाते हैं, जिन्हें कि पेपिलियन पूरी मेहनत से उन पैसों को पास के ट्रैक के नीचे से ढूंढ निकालता है, जो कि हमें जेल में पैसों की बेशकीमती वैल्यू दिखाता है। अब यहीं पे एक मुसाफिर होता है जिसके पास बोट है। पेपिलियन उससे $2000 के बदले उसे वहाँ से निकालने के लिए पूछता है। इस पे वो बंदा गार्ड को पुकारता है कि तभी पेपिलियन बोलता है कि ठीक है तो मैं तुम्हें $4000 दूंगा पर तुम गार्ड को मत बुलाओ। इस पे वो गार्ड को कुछ और बहाना मार के पेपिलियन को कहता है कि मैं इस टापू पे 3 दिनों तक हूँ, मेरी बोट जेल के दूसरी तरफ खड़ी है, तुम इन 3 दिनों में किसी भी टाइम आ जाना, मैं वहीं मिलूंगा और रेट 4000 नहीं बल्कि $5000 होएगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेल में और कैदियों को भी पता है कि डेगा के पास पैसे हैं, इसीलिए जैसे ही वो सभी डेगा पे हमला करते हैं तो पेपिलियन एक एक को बुरे तरीके से पीटता है। ये देख डेगा समझ जाता है कि पेपिलियन के बिना वो इस जानवर जैसे कैदियों से सेफ नहीं है और वो पेपिलियन को उसे भी अपने साथ ले जाने को बोलता है, क्योंकि जितने टाइम में उसकी पत्नी बेल कर आएगी इतने तो अकेला यहाँ किसी भी हालत में सरवाइव कर ही नहीं पाएगा वो। अगली सुबह जुलोट को सभी कैदियों के बीच लाया जाता है, जो कि अपने पैर पे जख्म देके हॉस्पिटलाइज्ड था। जेलर बताता है कि इसने हॉस्पिटल से भागते वक्त 2 गार्ड्स को मार दिया, इसलिए उसकी सभी के सामने गर्दन काट दी जाती है। जब वो मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी को जंगल में ले जाने के लिए डेगा और पेपिलियन को कहते हैं। जुलोट की डेड बॉडी अपने हाथ में देख डेगा के हाथ कांपने लग जाते हैं, इसीलिए उनके साथ मौजूद हेड पुलिस वाला डेगा को डंडों से पीटने लग जाता है, जिसे देख पेपिलियन को उस पुलिस वाले के सिर पे पत्थर मार उसे बेहोश करके वहां से भागना पड़ता है। पेपिलियन भाग के नदी में कूद जाता है और रात तक वो उस आदमी के पास पहुंचता है जिसे कि उसने कहा था कि $5000 में वो उसे इस आइलैंड से बाहर निकाल देगा। पेपिलियन उस आदमी को कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। वो आदमी उससे पैसे मांगता है तो पेपिलियन बताता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर पेरिस में मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं वो सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। इतने में उस आदमी के 4 साथी आके पेपिलियन को घेर लेते हैं और वो आदमी बताता है कि तुम पैसे दो या ना दो, जेलर हमें तुम्हारे जैसे भागे हुए कैदियों के कहे पैसों से दोगुने पैसे देता है। इसीलिए वो पेपिलियन को वापस जेलर के पास ले आता है और वार्डन उसे बताता है कि जिस गार्ड को तुम घायल करके भागे थे, अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम्हें भी वही सजा मिलती जो आज ही सुबह जुलोट को मिली थी, जिसकी डेड बॉडी तुम जंगल में फेंकने के लिए गए थे। और वार्डन उसे बताता है कि अब तुम्हें 2 साल के लिए यहाँ से सेंट जोसेफ आइलैंड पर भेजा जाएगा, जहाँ पर सिर्फ खामोशी सन्नाटा है और वहाँ पर एक ही कंडीशन है कि तुमसे कोई भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। 2 साल तक पेपिलियन को सिर्फ सन्नाटे में रहना पड़ेगा और इसके अलावा यहाँ पर खाने के नाम पर सिर्फ दाल का सूप दिया जाता है, जिस कारण कमज़ोरी से लोग यहाँ पर मर भी जाते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसकी पानी की बाल्टी में एक नारियल का टुकड़ा आने लगता है, जो कि डेगा पैसे देकर यहाँ पर भिजवा रहा होता है। पर एक दिन वार्डन उसे देख लेता है और वह पेपिलियन को बोलता है कि मुझे उस आदमी का नाम बताओ जो तुम्हें यहाँ पे नारियल भेजता है, नहीं तो तुम मारे जाओगे। पेपिलियन डेगा का नाम नहीं बताता है और वार्डन अपने गार्ड्स को कहता है कि इसका राशन अब से आधा कर दो। पहले ही पेपिलियन को कम खाना मिलता था और अब वो भी आधा कर दिया गया है, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। कुछ दिनों बाद वार्डन एक बार फिर से उसे उसका नाम पूछने के लिए आता है। वो दोबारा डेगा का नाम नहीं बताता है, जिस कारण बची सजा के लिए पेपिलियन को वार्डन काल कोठरी में बंद कर देता है। काल कोठरी के दिन भी रातों की तरह होते हैं। पेपिलियन को वहाँ पर कई बार हेलुनेशन भी होते हैं और उसे अलग अलग चीज़ें याद आ रही होती हैं, जिस कारण शारीरिक और दिमागी तौर पर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। सज़ा पूरी होने के साथ ही पेपिलियन को हॉस्पिटल भेजा जाता है। एक दिन पेपिलियन को वहाँ मिलने के लिए डेगा आता है
और वो देखता है कि पेपिलियन की हालत बुरी तरह से ख़राब हुई है और साथ ही दिमागी तौर पे भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। डेगा पेपिलियन को बताता है कि मैं भी यहाँ से निकल नहीं पाया। दरअसल डेगा की पत्नी ने उसके वकील से शादी कर ली थी। डेगा पेपिलियन से माफ़ी भी मांगता है क्योंकि अगर वो उसे नारियल ना भिजवाता तो पेपिलियन की इतनी बुरी हालत नहीं होती। पेपिलियन को डेगा माफ़ कर देता है और इसे देख डेगा समझ जाता है कि उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है और वो बीमारी के बहाने से हॉस्पिटल में आराम फरमा रहा होता है। इस बार फिर से पेपिलियन डेगा के अलावा 2 और कैदियों के साथ वो लोग मिलकर भागने का प्लान बनाते हैं। इन्हें 2 और कैदियों को शामिल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इनमें से एक बोट का अरेंजमेंट करेगा और दूसरा आदमी उस गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करेगा जो कि बाकी कैदियों पर नज़र रखता है। ये सभी यहाँ से संडे को भागने का प्लान बनाते हैं। संडे को यहाँ पर जितने भी गार्ड्स और ऑफिसर हैं वो फिल्म देखते हैं, इसीलिए ये सब संडे का दिन चुनते हैं। डेगा संडे के दिन यहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे उन सभी के ड्रिंक्स में नींद की दवा मिला देता है। इसी से मौकाप्रस्त होके ये वहाँ से भाग जाते हैं। इस रात को बारिश भी हो रही होती है और ये सब उस बोट में जो कि इन्होंने डेगा के पैसों से ली होती है उस पे बैठकर समंदर में उतर जाते हैं। लेकिन तूफान की वजह से बोट आगे नहीं बढ़ रही होती। साथ ही साथ इस बोट में 4 लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। ये 4 लोगों का लोड नहीं संभाल रही होती है और अगर इन्हें यहाँ से आगे जाना है तो इन्हें लोड कम करना होगा। इन चारों में से जो एक सीनियर होता है जो कि बहुत ही खोकार होता है, वो डेगा को मारकर पानी में फेंकना चाहता है, लेकिन पेपिलियन उसके आगे आ जाता है क्योंकि वो डेगा को मरने नहीं दे सकता। ये दोनों अब बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इसी कारण पेपिलियन और सीनियर की लड़ाई होती है और सीनियर के हाथ से छुटकर नीचे गिरे चाकू को डेगा देख लेता है और उसी चाकू से वो सीनियर को मार देता है, जिसकी बॉडी को ये लोग पानी में फेंक देते हैं। तभी इनकी नाव तूफान में पूरी तरह से फंस जाती है और ये बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जब इनकी आंखें खुलती हैं तो ये कोलंबिया के एक टापू पे खुद को जिंदा पाते हैं और इन्हें लगता है कि अब ये आज़ाद हो चुके हैं। टापू की हेड एक नन होती है और उसे पता होता है कि ये कहाँ से आए हैं। पेपिलियन डेगा और दूसरे कैदी को वहाँ से घर जाने को कहता है, पर वे दोनों वहाँ पर खुश होते हैं। इस करके पेपिलियन को अकेले वहाँ से निकलना पड़ता है। निकलते वक्त पेपिलियन देखता है कि वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ गई है। दरअसल जो यहाँ की नन होती है उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होता है, लेकिन वह वापस डेगा को पुलिस से बचाने के लिए आता है। इससे पहले कि वो डेगा को वहाँ से ले जाता, पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और इन दोनों को पकड़ लेती है और साथ ही साथ जो इनका तीसरा साथी होता है उसे गोली मार देती है। एक बार फिर से ये लोग वापस उसी जेल में पहुंचा दिए जाते हैं और ये पेपिलियन का दूसरा भागने का अटेम्प्ट था, इसीलिए उसे 5 साल के लिए सॉलिटरी में भेजा जाता है, जहां वह 2 साल पहले भी बिता चुका था। अब वहां पर 5 साल बिताने का मतलब है कि अपनी मौत को बुलावा। इतनी लंबी सॉलिटरी के सिर्फ गिने चुने लोग ही जिंदा बाहर आ पाते हैं, पर पेपिलियन उस सज़ा को भी पूरा कर देता है, जिसे देख जेलर और गार्ड्स भी पेपिलियन की कभी भी नहीं हौसला छोड़ने वाली स्पिरिट के फैन हो जाते हैं। 5 सालों के बाद पेपिलियन को आइलैंड विद हाई क्लिफ में भेज दिया जाता है। यहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती क्योंकि यहाँ पर ऊंची ऊंची चट्टान है, चारों तरफ समुंदर है, जिस करके यहाँ से निकल पाना ही नामुमकिन है। पेपिलियन को यहाँ पर डेगा भी मिलता है। दरअसल डेगा को आज से 5 साल पहले सीधा यहाँ पर भेज दिया गया था और इस करके डेगा पूरे आइलैंड के चप्पे चप्पे को जानता है। उसे यहाँ के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन यहाँ से भागने में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो यहाँ की जीवन शैली को अपना चुका है, लेकिन पेपिलियन के मन में पेरिस जाने की जिद होती है, इसीलिए वो अभी भी इस जगह से भागना चाहता है। पेपिलियन कई दिनों तक इस जगह को ऑब्जर्व करता है और उसे एक बात समझ में आती है, अगर वह ओशियन में उतर जाए तो लहरें जो चट्टानों से टकरा रही हैं वे लहरें उसे चट्टान तक ले जाएंगी। मतलब कि उसे सिर्फ समुद्र के बीच में पहुंचना है और बस फिर लहरें अपना काम खुद करेंगी, वो लहरें उसे किनारे तक ले जाएंगी। पेपिलियन डेगा को ये चीज़ पानी में नारियल फेंक के समझाता है। इस पे डेगा पेपिलियन की नारियल की बोट बनाने में मदद करता है, पर अब डेगा पेपिलियन को अलविदा करता है और अपने सबसे खास दोस्त को गले लगाकर अलविदा देता है, जिसके बाद पेपिलियन नारियल की बोट पानी में फेंक कर खुद भी भाग के ऊंची चट्टान से कूद जाता है। जब डेगा नीचे देखता है तो उसे बहुत ही देर तक वहां पर कोई भी हलचल नहीं दिखती। उसे लगता है कि पेपिलियन मर चुका है, लेकिन तभी नीचे से आवाज़ आती है और वो उसके दोस्त पेपिलियन की होती है
और वह नारियल से बनी बोट के ऊपर होता है। इससे पेपिलियन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। दरअसल पेपिलियन ऐसा इंसान था जिसे रिजल्ट क्या रहेगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। वो सिर्फ कोशिश करते रहने में विश्वास रखता था। उसके इसी विश्वास ने उसे 7 साल की सॉलिटरी में ज़िंदा भी रखा और बेशक उसे उसकी आधी उम्र लग गई, पर वो आखिरकार वहाँ से निकल ही जाता है। पेपिलियन अभी भी फ्रांस में घर नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे क्रिमिनल है वो, पर वो हिम्मत करके वहाँ जाके अपनी पूरी कहानी एक एडिटर को बताता है, जिस कहानी से वो एडिटर पेपिलियन नाम की नोवेल लिखता है, जो कि फ्रांस में 21 हफ्तों तक बेस्ट सेलिंग नोवेल रहती है। और इस कहानी से वहाँ के गवर्नर्स ने डेविल आइलैंड के छुपे काले सच को जाना। दरअसल उस जेल में 75% कैदी वहीं मर जाते थे। इसी कारण कुछ समय बाद उस जेल को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है और पेपिलियन को भी फ्रांस की सरकार पेरिस में आने की परमिशन दे देती है। ये एक रियल स्टोरी बेस्ड मूवी थी जो कि शॉशैंक रिडेम्पशन से मेल खाती है और उस मूवी की तरह हमें कभी हिम्मत ना हारने को सिखाती है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो पूरी देखी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको स्टोरी ज़रा भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाएं, ताकि फ्यूचर में भी हम आपका टाइम सेव करके सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवीज़ लाते रहें। थैंक यू।